हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद शुभम। तो आज बिना देरी किए शुरू करते हैं 13 मई के करंट अफेयर्स। चलिए, पहला आज का टॉपिक है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2026 की शुरुआत से भारत सरकार ने सीपीआई अर्थात कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2012 से बदलकर 2024 कर दिया है। यह बदलाव इसलिए किया गया ताकि इंडेक्स जो है वह वर्तमान समय के खर्चा जैसे कि डिजिटल सर्विसेज, ऑनलाइन शॉपिंग, इन सबको बेहतर ढंग से दर्शा सके। इसीलिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2012 से बदलकर 24 किया गया है। बास्केट में बदलाव की बात करें तो वस्तुओं और सेवाओं की संख्या अब 299 से बढ़कर 358 हो गई है। वस्तु 358 कर दी गई है। हाल ही में जारी डेटा के अनुसार देखें तो खुदरा मुद्रास्फीति सीपीआई इन्फ्लेशन अप्रैल 2026 में बढ़कर 3.48% हो गई, जो कि मार्च में 3.40% थी। 3.48%। ग्रामीण मुद्रास्फीति की बात करें तो यह 3.74%। शहरी मुद्रास्फीति की बात करें 3.16%। फूड इन्फ्लेशन खाद्य मुद्रास्फीति यह 4.20% रही। टमाटर और ज्वेलरी की कीमतों में उछाल इसका मुख्य कारण रहा, जिस कारण से 4.20% रही। इसे जारी कौन करता है? तो इसे जारी करता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, एनएसओ जारी करता है। आधार वर्ष अभी वर्तमान का 2024 है, हम लोगों ने देखा। आरबीआई का लक्ष्य है कि इसका रेट 2% से 6% के बीच हो और वर्तमान दर 3.48 इसी लक्ष्य के भीतर है। 3.48 इसका महत्व है। आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति रेपो रेट तय करने के लिए इस सीपीआई को ही मुख्य आधार मानता है। रेपो रेट तय करने के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को ही आधार मानता है। जब हम मुख्य सीपीआई में से खाद्य और ईंधन फ्यूल को हटा देते हैं, फूड एंड फ्यूल को हटा देते हैं, तो उसे कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कोर इन्फ्लेशन। खाद्य और पेय, फूड एंड बेवरेजेस, नए बास्केट में इसका वेटेज थोड़ा कम किया गया है, लेकिन अभी भी यह सबसे बड़ा हिस्सा है। फूड एंड बेवरेजेस 36.75% से 45.8% के बीच विभिन्न श्रेणियों में यह है। हाउसिंग की बात करें तो पहली बार ग्रामीण आवास रूरल रेंट को भी इस गणना में शामिल किया गया है। जो पहले सिर्फ शहरी क्षेत्रों तक सीमित था, वह अब ग्रामीण आवास को भी शामिल कर लिया गया है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न हम लोग देखते हैं। भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई के आंकड़े निम्न में से किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, एनएसओ, जो कि मॉस्पी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो आप लोग बताएंगे एमओएसपीआई, मॉस्पी मंत्रालय किसके अंतर्गत है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। अभी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय किसके अधीन है? कौन इसके हेड है? सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय एमओएसपीआई के अंतर्गत आने वाला एनएसओ सीपीआई के आंकड़े जारी करता है। अगला प्रश्न है 2026 में किए गए बदलावों के बाद सीपीआई गणना के लिए वर्तमान आधार वर्ष बेस ईयर क्या है? तो वर्तमान आधार वर्ष 2024 है। सरकार ने हाल ही में पुराने आधार वर्ष 2012 को अपडेट करके 2024 किया है, ताकि आधुनिक उपभोग के तरीकों को भी शामिल किया जा सके। कोर इन्फ्लेशन की गणना करते समय सीपीआई बास्केट में किन वस्तुओं को हटा दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर है खाद्य और ईंधन, फूड एंड फ्यूल। खाद्य और ईंधन की कीमतें बहुत अस्थिर वोलेटाइल होती है, इसलिए अर्थव्यवस्था की स्थिर स्थिति जानने के लिए इन्हें हटाकर कोर इन्फ्लेशन निकाला जाता है। अगला टॉपिक है सेल, SAIL, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। यह एक महारत्न कंपनी है, भारत की सबसे बड़ी स्टील उत्पादक कंपनियों में से एक है, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है और इसकी स्थापना 24 जनवरी 1973 को हुई थी। प्रमुख संयंत्र की बात करें तो सेल के प्रमुख संयंत्र में भिलाई, जो कि छत्तीसगढ़ में आता है, वहाँ है दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, राउरकेला उड़ीसा में, बोकारो झारखंड में, बरनपुर पश्चिम बंगाल में, इन सब जगह सेल के संयंत्र है लगा हुआ। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह इस्पात मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंतर्गत आता है। सेल के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सेल के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार पांडा है। डॉक्टर अशोक कुमार पांडा है।
डॉक्टर पांडा से पहले अमरेंदु प्रकाश हुआ करते थे, पहले इससे पहले अमरेंदु प्रकाश थे। डॉक्टर पांडा सीएमडी बनने से पहले सेल में ही निदेशक वित्त के निदेशक पद पर कार्यरत थे। सेल में वह 1992 में मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में सेल से जुड़े थे और अब यह इसके शीर्ष पद पर पहुंच चुके हैं। तो अभी सेल के सीएमडी कौन है? डॉक्टर अशोक कुमार पांडा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल का किस वर्ष महारत्न का दर्जा दिया गया? सेल को 2010 ईस्वी में महारत्न का दर्जा दिया गया। सेल के अंतर्गत आने वाला कौन सा इस्पात संयंत्र सोवियत संघ यूएसएसआर के सहयोग से स्थापित किया गया है? आपके लिए ऑप्शन है राउरकेला, दुर्गापुर, भिलाई, सलेम। तो इसका सही उत्तर है भिलाई स्टील प्लांट। भिलाई स्टील प्लांट जो है वो सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया है। और इसमें अगर ऑप्शन रहता बोकारो झारखंड का तो वो भी सोवियत संघ की सहायता से। तो आप ऑप्शन देख के अपना टिक लगाएंगे। यहाँ देख सकते हैं भिलाई और बोकारो ये दोनों सोवियत संघ की सहायता से बनाए गए हैं। राउरकेला जर्मनी देश की सहायता से, वहीं दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से बने थे। ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा नेट जीरो प्रतिबद्धता के तहत सेल किस तकनीक पर ध्यान केंद्रित कर रहा है? ऑप्शन है कोयला आधारित उत्पादन, ओपन कास्ट माइनिंग, ग्रीन हाइड्रोजन आधारित स्टील निर्माण, केवल विदेशी निर्यात। इसका सही उत्तर है ग्रीन हाइड्रोजन आधारित स्टील निर्माण पर ध्यान दे रहा है सेल। अगला टॉपिक है तीरंदाजी विश्व कप 2026 का अभी स्टेज 2 हुआ है, इसके बारे में पढ़ाई करते हैं। इस बार आयोजन स्थल जो था स्टेज 2 का वह संघाई चीन था। स्टेज 2 का जो कि 10 मई 2026 को संपन्न हुआ है। इसमें रिकर्व गोल्ड विजेता भारत की दीपिका कुमारी, अंकित भगत और कुमकुम रही हैं। अगले चरण की बात करें तो तीसरा स्टेज जो होगा वह तुर्की में अंतालिया में होगा। तुर्की में अंतालिया जून 2026 में होगा। वहीं पहले स्टेज की बात करें तो पहला चरण मेक्सिको के प्यूबेला शहर में हुआ था। मेक्सिको के प्यूबेला शहर में हुआ था। विश्व तीरंदाजी का मुख्यालय कहाँ है? विश्व तीरंदाजी का मुख्यालय लुजाने स्विट्जरलैंड में है। लुजाने स्विट्जरलैंड विश्व तीरंदाजी। मई 2026 में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने किसे हराकर स्वर्ण पदक जीता है? भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। कौन सी तीरंदाज शंघाई विश्व कप 2026 में स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला रिकर्व टीम का हिस्सा नहीं थी? निम्न इसमें से ऑप्शन में से कौन थे जो इसमें से हिस्सा नहीं थे? दीपिका कुमारी थी, अंकिता भगत थी, कुमकुम मोहोड़ थी, ज्योति सुरेखा वेन्नम नहीं थी। ज्योति सुरेखा वेन्नम की बात करें तो ये कंपाउंड तीरंदाज हैं और ये तीनों जो हैं रिकर्व श्रेणी की हैं। ज्योति सुरेखा वेन्नम रिकर्व श्रेणी में नहीं थी। तीरंदाजी विश्व कप 2026 के संबंध में साहिल जाधव का संबंध किस श्रेणी से है? साहिल जाधव का संबंध जो है इन्होंने व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में भाग लिया था। व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा। तो इसका सही उत्तर होगा पुरुष कंपाउंड। और साहिल यादव की बात करें तो यह डेनमार्क के खिलाड़ी को हराकर इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता। साहिल यादव ने भी जीता। तो कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है साहिल यादव का संबंध किससे है। अगला टॉपिक है ला लीगा के संबंध में पढ़ाई करना है। ला लीगा की शुरुआत 1929 में हुई थी। ला लीगा की शुरुआत 1929 में हुई थी और उस समय भारत में स्वतंत्रता चरम आंदोलन पर था। तब स्पेन में यह लीग शुरू हुई थी 1929 में। ला लीगा का हेडक्वार्टर कहाँ है? मैड्रिड स्पेन में है ला लीगा का हेडक्वार्टर। इस टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम की बात करें तो रियल मैड्रिड है। इसकी सबसे सफल टीम रियल मैड्रिड है जिन्होंने 36 बार यह खिताब जीता है। 2026 की बात करें तो इस बार जीती है एफसी बार्सिलोना। 2026 ला लीगा किसने जीता है? एफसी बार्सिलोना ने। इसने रियल मैड्रिड को ही 2-0 से हराया। एफसी बार्सिलोना ने अपना 29वां खिताब जीता। 29वां खिताब जीता इस बार रियल मैड्रिड को हरा के। अभी चैंपियन बार्सिलोना, इसके रनर अप रियल मैड्रिड रहे। बात करें तो सबसे ज्यादा गोल जिसके लिए गोल्डन बूट दिया जाता है यह पुरस्कार किलियन मबाप्पे ने जीता, जो कि 24 गोल पूरे टूर्नामेंट में इन्होंने लगाया। 24 गोल। इस गोल्डन बूट को पिचिची ट्रॉफी कहा जाता है। पिचिची ट्रॉफी। ला लीगा स्पेनिश लीग की स्थापना कब हुई थी? ला लीगा स्पेनिश लीग की स्थापना 1929 में हुई थी। 2025-26 ला लीगा सीजन में पिचिची ट्रॉफी सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी के विजेता कौन हैं?
तो किलियन मबाप्पे, किलियन मबाप्पे। चलिए आप लोगों से प्रश्न है कि किलियन मबाप्पे किस देश के लिए फुटबॉल खेलते हैं, किस देश की तरफ से फुटबॉल खेलते हैं। ला लीगा का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? मैड्रिड में। ला लीगा का हेडक्वार्टर मैड्रिड में स्थित है। अगला, वन केस वन डाटा और सुसहाय एआई चैटबॉट है, भारत के न्यायिक डिजिटलीकरण डिजिटाइजेशन के इतिहास में मील का पत्थर है। वन केस वन डाटा, इसका मुख्य उद्देश्य पूरे देश के न्यायिक प्रशासन को एकीकृत यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना है। वन केस वन डाटा कार्यप्रणाली की बात करें तो यह तालुका कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सभी स्तरों के अदालती डेटा को एक साथ जोड़ता है। अब एक ही केस का डाटा हर स्तर पर समान और अपडेटेड रहेगा, जिससे डेटा विसंगति, डेटा फ्रेगमेंटेशन खत्म होगी वन केस वन डाटा सिस्टम हो जाने से। इसे भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने 11 मई 2026 को लॉन्च किया। आगे बात करते हैं सुसहाय। सुसहाय एआई चैटबॉट जो है, यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट है जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध है। सुसहाय, इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के सहयोग से विकसित किया है। एनआईसी ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के सहयोग से विकसित किया है। ई कोर्ट प्रोजेक्ट, यह पहल ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट फेज 3 के तहत आती है। ई कोर्ट प्रोजेक्ट नोडल एजेंसी की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस न्याय विभाग और सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी जो है नोडल एजेंसी है। सुप्रीम कोर्ट की अन्य पहल एक सुबास जो कि अनुवाद के लिए है, SUVAS सुबास और SUPACE सुपेस, यह डेटा प्रोसेसिंग के लिए है। वन केस वन डाटा पहल का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? वन केस वन डाटा पहल का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? सभी स्तर की अदालतों के डेटा को एकीकृत करना, यूनिफाइड करना। एआई चैटबॉट सुसहाय किसके द्वारा विकसित किया गया है? सुसहाय, सुसहाय जो है एनआईसी और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के द्वारा विकसित किया गया है। 3 मई 2026 इन डिजिटल पहलों की घोषणा किसके द्वारा की गई? ये जो वन केस वन डाटा पहल है, इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई? न्यायमूर्ति सूर्यकांत के द्वारा की गई। अगला टॉपिक है SEHAT सेहत, अर्थात साइंस एक्सीलेंसी फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। सेहत मिशन, सेहत मिशन के बारे में हम लोग जानेंगे। यह मिशन कृषि और स्वास्थ्य के बीच कड़ी को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया है। कृषि और स्वास्थ्य के बीच की कड़ी को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया है। इस मिशन का मुख्य ऑब्जेक्टिव्स हम लोग देखेंगे, जैसे बायोफोर्टिफिकेशन, ऐसी फसलों को विकसित करना जिनमें प्राकृतिक रूप से विटामिन, आयरन और जिंक जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व अधिक हों। बायोफोर्टिफिकेशन, कुपोषण का निवारण हो, भारत से एनीमिया और अन्य समस्याओं को दूर करना, ये मिशन के तहत किया जाएगा। सतत कृषि, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, रसायनों के उपयोग को कम करके पोषण युक्त और पर्यावरण के अनुकूल खेती को बढ़ावा देना, इसका लक्ष्य है। किसानों की आय की बात करें तो मूल्यवर्धित पोषक फसलों के माध्यम से किसानों को बेहतर दाम दिलाना। मूल्यवर्धित पोषक फसलों के माध्यम से किसानों को बेहतर दाम दिलाना। इसके लिए नोडल मंत्रालय की बात करें तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का यह एक संयुक्त उपक्रम है। सेहत मिशन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR इसके तकनीकी भागीदार हैं। ICAR और ICMR इसके तकनीकी भागीदार हैं। जी हेडक्वार्टर की बात करें तो नई दिल्ली समन्वय केंद्र ICAR भवन में स्थित है। ICAR के भवन में स्थित है। डिजिटल सेहत प्लेटफॉर्म, एक AI आधारित पोर्टल लॉन्च किया गया है जो मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर किसानों को बताता है कि कौन सी पोषण युक्त फसल उगानी चाहिए, उसकी मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर। डिजिटल सेहत पोर्टल। पोषण गांव की बात करें तो इस मिशन में देश भर में 1000 गांवों को सेहत गांव के रूप में चुना गया है, जिसे पूरी तरह से बायोफोर्टिफाइड फसलों की खेती हो रही है। मिलेट्स पर जोर दिया गया है। श्री अन्न जैसे कि बाजरा, रागी, इस तरह के फसल, मोटे फसल को इस मिशन का केंद्र बनाया गया है क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से पोषण तत्वों से भरपूर होते हैं। श्री अन्न, मिलेट्स।
सेहत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर होगा कृषि के माध्यम से पोषण और स्वास्थ्य में सुधार लाना। सेहत मिशन किन दो प्रमुख परिषदों के सहयोग से चलाया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आईसीएआर और आईसीएमआर। बायोफोर्टिफिकेशन का क्या अर्थ होता है, जो कि इस सेहत मिशन का हिस्सा है? फसलों में विटामिन और खनिजों की मात्रा को बढ़ाना। अगला टॉपिक है फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की बात करें तो इसकी शुरुआत 1973 में भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था 1973। इसका नामांकन, यह पुरस्कार लेडी विद द लैंप के नाम से प्रसिद्ध आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक कही जाने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में दिया जाता है। नर्स और नर्सिंग प्रोफेशनल के द्वारा समाज के प्रति उनकी असाधारण निस्वार्थ सेवा और समर्पण को सम्मानित करने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। इसमें इनाम के रूप में 50,000 रुपये नगद, एक प्रमाण पत्र और एक मेडल पदक दिया जाता है। इस बार भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मई 2026 में यह कुल 15 नर्सों को उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए यह पुरस्कार दिया है। यह पुरस्कार श्रेणी एएनएम, एलएचबी और नर्स श्रेणियों में दिया जाता है। विशेष उल्लेख की बात करें तो 2026 के पुरस्कारों में उन नर्सों को प्राथमिकता दी गई है जिन्होंने दूर दराज के आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं और डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आप लोगों से प्रश्न है कि बताइए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस का थीम इस बार क्या है वो मैं बता दे रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस का थीम है आवर नर्सेज आवर फ्यूचर, द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर। आप लोगों से प्रश्न है बताइए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में लिखकर उत्तर दें। भारत में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई? 1973। नेक्स्ट टॉपिक है VB जी राम जी योजना। यह अधिनियम 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू होगा। VB जी राम जी योजना। बदलाव की बात करें तो यह MG नरेगा 2005 को रिप्लेस करेगा। रोजगार की गारंटी की बात करें तो यह अब ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। मनरेगा में यह 100 दिन की हुआ करती थी। बजट की बात करें तो वित्त वर्ष 2026-27 के लिए सरकार ने रिकॉर्ड 95,692 करोड़ का आवंटन किया है। इसमें VB राम जी योजना, इसकी स्थापना इसे विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के तहत पारित किया गया है। ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और ग्रामीणों की आय सुरक्षा को बढ़ाना इसका मुख्य लक्ष्य है। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखकर यह बनाया गया है। VB जी राम जी योजना के लागू होने की तिथि जानी गए 1 जुलाई 2026। काम के दिन इसमें 125 मिलेंगे एक साल में। फंडिंग पैटर्न की बात करें तो इसमें केंद्र और राज्य 60 और 40% का रहेगा। केंद्र 60%, राज्य 40%। वहीं हिमालयी एवं पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यह अनुपात 90:10 होगा। 90 केंद्र, 10 राज्य। VB जी राम जी योजना मुख्य रूप से किस पुरानी योजना का स्थान ले रही है? MG नरेगा। नई विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत अब कितने दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी दी गई है? 125 दिनों की वैधानिक गारंटी दी गई है। यह किस तारीख से प्रभावी होगा? 1 जुलाई 2026 से। इंटीग्रेटेड कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन प्लांट के संबंध में हम लोग जानकारी लेंगे। ICCU क्या है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें औद्योगिक स्रोत जैसे स्टील या सीमेंट प्लांट से निकलने वाली CO2 को वातावरण में जाने से पहले ही पकड़ लिया जाता है, अर्थात कैप्चर कर लिया जाता है और फिर उसे सीधे उपयोगी उत्पाद जैसे मेथनॉल, यूरिया या सिंथेटिक ईंधन में बदल दिया जाता है। ICCU यही है। यूटिलाइजेशन
इसमें कैप्चर और यूटिलाइजेशन की प्रक्रिया एक ही प्लांट परिसर में होती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन ट्रांसपोर्ट का खर्चा बच जाता है। इंटीग्रेटेड का अर्थ यही हुआ, एक ही जगह हो। कहाँ स्थित है यह? मई 2026 की रिपोर्ट के अनुसार माने तो एनटीपीसी विंध्याचल, जो कि मध्य प्रदेश में है, भारत का सबसे बड़ा और उन्नत आईसीसीयू प्लांट काम कर रहा है। आईसीसीयू प्लांट, इंटीग्रेटेड कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन। क्षमता की बात करें तो यह प्लांट प्रतिदिन लगभग 20 टन कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करता है। 20 टन। यहाँ कैप्चर की गई कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन मेथेनॉल में बदला जाता है। यहाँ CO2 को ग्रीन मेथेनॉल में बदला जाता है। इसे एनटीपीसी और बीएचईएल भेल के संयुक्त प्रयासों से विकसित किया गया है। शुरुआती में कार्बन कैप्चर तकनीक 1970 के दशक से अस्तित्व में है, लेकिन इसमें जो आया गया यूटिलाइजेशन, यह पिछले दशक में आया है। भारत के लक्ष्य की बात करें तो COP26 ग्लासगो में 2070 तक नेट जीरो होने का वायदा किया था भारत ने 2070 तक। तो आईसीसीयू जो है इस लक्ष्य को प्राप्त करने का एक प्रमुख स्तंभ है। भारत सरकार ने मिशन इनोवेशन के तहत कार्बन कैप्चर को प्राथमिकता दी है। मिशन इनोवेशन के तहत कार्बन कैप्चर को प्राथमिकता दी है। भारत का पहला CO2 से मेथनॉल बनाने वाला इंटीग्रेटेड प्लांट किस सार्वजनिक क्षेत्र की PSU है? आपके पास ऑप्शन है ONGC, गेल, NTPC, सेल। तो इसका सही उत्तर है NTPC। CCU तकनीक में यूटिलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? CO2, इसको समझिएगा। CO2 को समुद्र में छोड़ना, CO2 को उपयोगी रसायन या ईंधन में बदलना, CO2 को केवल जमीन के नीचे स्टोर करना, CO2 के उपयोग को प्रतिबंध लगाना। तो इसका सही उत्तर होगा इसे उपयोगी रसायनों या ईंधन में बदलना। भारत ने किस वर्ष तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य 2070 तक रखा है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 की बात करें तो इसमें सबसे अधिक पुरस्कार कर्नाटक राज्य ने जीते हैं, कुल 6 पुरस्कार। कर्नाटक के बाद इसमें आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा का स्थान है, जिन्होंने 5-5 पुरस्कार जीते हैं। तो चलिए इसमें पुरस्कार की श्रेणियों को देखते हैं। यह पुरस्कार मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में दिए गए हैं। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार। यह गरीबी मुक्त गरीबी मुक्त, स्वस्थ और जल समृद्ध जैसे 9 विषयों थीम्स पर आधारित है। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत पुरस्कार। तो वहीं नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार जो है समग्र प्रदर्शन, ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है। नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत। इसमें 8 पंचायतों, जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर को चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत की बात करें तो यह सिपाही जाला है। सिपाही जाला, जो कि त्रिपुरा में है। सिपाही जाला 5 करोड़ रुपए की इनामी राशि मिली है सिपाही जाला। सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक पंचायत की बात करें तो यह हरिपद केरल में है। सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक पंचायत की बात करें तो यह हरिपद केरल में है। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत की बात करें तो यह न्यू नापम असम में है। न्यू नापम असम में है। पुरस्कार राशि की बात करें तो श्रेणी के अनुसार 50 लाख रुपए से लेकर 5 करोड़ रुपए तक दिया जाता है, अकॉर्डिंग टू श्रेणी। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की बात करें तो यह 24 अप्रैल को मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस। और 2025 में इसका मुख्य कार्यक्रम लोहना उत्तर ग्राम पंचायत झंझारपुर मधुबनी बिहार में मनाया गया था 2025 में। लोहना उत्तर ग्राम पंचायत में, लोहना उत्तर ग्राम पंचायत। पंचायती राज मंत्रालय की घोषणा के अनुसार राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 में किस राज्य ने सर्वाधिक 6 पुरस्कार जीते हैं? इसका सही उत्तर है कर्नाटक। 2025 के पुरस्कारों में किस जिले को सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत का खिताब और 5 करोड़ रुपए राशि का पुरस्कार मिला है? तो यह हो जाएगा सिपाही जाला, त्रिपुरा। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार किस योजना के तहत दिए जाते हैं? तो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार जो है वह राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RGSA के तहत दिए जाते हैं। RGSA के तहत दिए जाते हैं। कर्नाटक की 6 पंचायतों ने विभिन्न श्रेणी जैसे बाल हितैषी, जल पर्याप्त में पुरस्कार जीते हैं, और इनमें से 5 पंचायत जो है ना कर्नाटक के उडुपी जिले से ही हैं। त्रिपुरा के सिपाही जाला जिले ने नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत
पुरस्कार श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।